Hello students. In today's lecture we are going to start your chapter 3. Okay. चैप्टर 3 में हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक जो है आपके चैप्टर 3 का वो है एक्चुअली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो देखो इसमें तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स आप यहाँ पे देखेंगे. एक तो आपका जो है ये मोशन जो आपको लिखा हुआ है, ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द टर्म्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, है ना. मोशन की बात हो रही है मतलब क्या है, कुछ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ओके कुछ मूव कर रहा है, देयर इज सर्टेन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग और हम लोग को उस मोशन के बारे में पढ़ाई करनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है स्ट्रेट लाइन. ओके सो अभी जो मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का वो क्या है, इन अ स्ट्रेट लाइन वो मोशन हो रहा है. और उसके जब जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट, व्हाट इज द बिहेवियर, है ना. वो सारी चीज़ें जो है ना हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. मैं इस चैप्टर में मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को शुरू करने से पहले फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टेक फॉरवर्ड विथ इज द टॉपिक ऑफ कैलकुलस, ठीक है. ये कैलकुलस जो टॉपिक है ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल टॉपिक है, ठीक है. आप इसको जो है मैथमेटिक्स में पढ़ोगे. आई थिंक ये जो है आपके क्लास 12th में है, लेकिन कैलकुलस का यूज फिजिक्स में फ्रॉम दिस चैप्टर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो रहा है. तो मैं आपको जो है कैलकुलस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले बता देता हूँ, बिकॉज दोज विल बी यूटिलाइज्ड इन डिराइविंग द इक्वेशंस और सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है, मेनली क्या होता है कि जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है. बच्चों को समझ में इसलिए नहीं आता है बिकॉज उनको ये नहीं समझ में आता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये डी बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी वाई क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, डिफ्रेंशिएशन क्या है, ठीक है. तो एक्चुअली डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब कैलकुलस में आता है ना. तो हम पहले कैलकुलस को समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई से कैलकुलस there are two ways of understanding the elements of calculus. One is the differential calculus, one is known as the differential calculus, and second is known as integral calculus, ठीक है. तो जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, जब भी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहां पे क्या है, हम लोग कौन से कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक्चुअली डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के बारे में. अभी हम समझेंगे कि वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या हैं, ठीक है. तो एक होता है आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या इसको हम लोग कभी कभी डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है. और जब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के इंटीग्रल कैलकुलस होते हैं. एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल एंड indefinite इंटीग्रल. ठीक है. तो हम लोग इसको वन बाय वन समझते हैं. पहले लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बिहाइंड डिफरेंशियल कैलकुलस, तब हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे, ठीक है. फर्स्ट इज योर डिफरेंशियल कैलकुलस. नाउ यू सी, इसको थोड़ा समझते हैं ना. देखो क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेट अस सपोज P1, ठीक है. वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी P2 के साथ, फिजिकल क्वांटिटी समझ रहे हो ना. जब मैं कह रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, मास, लेंथ, है ना, डिस्टेंस, है ना. हमने ये इसके बारे में पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, ठीक है ना. तो एक फिजिकल क्वांटिटी का कहीं ना कहीं एक रिलेशन होता है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ. आर का मतलब क्या है, मैं ही बता रहा हूँ कि एक कोई रिलेशन होता है, ठीक है. कई बार हम लोग क्या करते हैं, P1 इज प्रोपोर्शनल टू P2, मतलब ये रिलेशन बताने का के काम आता है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी. तो क्या होता है, P1 P2 ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है. तो क्या होता है कि जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर्टिकुलर रिलेशन को, जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशन है, मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज मैं ये रिलेशन बताने के लिए इसको यूज किया हूँ.
ठीक है। तो उस अगर मुझे इसका रिलेशन बताना है तो मैं क्या मानता हूं कि चलो एक क्वांटिटी है मेरी, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय वाई, वेरिएबल वाई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक फिजिकल क्वांटिटी वाई को, ठीक है। और ये जो वाई है इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी एक्स, है ना, अनदर फिजिकल क्वांटिटी एक्स। ये वाई जो है ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी एक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि y is equal to f of x, where f is what? f represents what? function of, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स में पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे इसको, और सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस जब आप पढ़ोगे तो वहां पे फंक्शंस में आप समझोगे कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो व्हेन आई से कि y is equal to fx, what do you mean by this? Let us assume that this is your equation number 1. So what do you mean by when I say y is equal to f of x? इसको रीड आउट कैसे करोगे? आप इसको रीड आउट करोगे, y is defined as some specific function ऑफ x, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि भाई x जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे ही y की वैल्यू भी वेरी करेगी, ठीक है। तो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है भाई? अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स, तो भाई y इज इक्वल टू एक्स अगर मैं लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे x वेरी करेगा y वेरी करेगी। देख लेते हैं कैसे वेरी करेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3, वैसे ही x की वैल्यू n तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी n, है ना। सिमिलरली एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, एक दूसरा कुछ और हो सकता है, क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, टेबल थोड़ा सा डिफर करेगा। कैसे डिफर करेगा, अगर मैं ले लेता हूँ, चलो वैल्यूज लेके देखते हैं, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। x की वैल्यू अगर लेता हूँ 1 तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4 हो जाएगी, बिकॉज x स्क्वायर है यहाँ पे। 3 तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। ऐसे क्या होगा, अगर x की वैल्यू n है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी n स्क्वायर। तो यहाँ क्या है कि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, x की वैल्यू पे, है ना। सो दैट इज वाई वी हैव रिटन दैट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अभी इसको अगर मैं विजुअलाइज करता हूँ, है ना, किस पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे विजुअलाइज करता हूँ। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, जो हम लोग 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जैसे कि मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज अ 2 डायमेंशनल ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बताता है x, ये आपका ओरिजिन हो गया जिसको हम O से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0,0 होती है, बिकॉज ये 2 डायमेंशनल है। ये क्या हो गया, y, है ना, y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया, फाइन। तो लेट अस सपोज कि भाई कोई एक पॉइंट है P, ठीक है, और मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक जो है ना ग्राफ बनाया है। लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ बनाया है, ये मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्राफ पे मैं मानता हूं ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, कहीं कोई एक पॉइंट है, कहाँ पे, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है। व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज p x, y, ठीक है। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, p है ना। अभी p x, y का मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ जोड़ूं तो ये x वैल्यू आएगी, और इसी पॉइंट को अगर y के साथ मैं मैच करूं तो ये y वैल्यू होगी, करेक्ट। तो इससे क्या पता चला कि भाई p x, y है ना। दूसरा मैं, तो ये क्या हो गया, मेरा पहला पॉइंट हो गया, है ना। मैं एक पॉइंट ले लिया हूं और उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। सिमिलरली मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, कहाँ पे, आगे इसी कर्व पे एक पॉइंट ले लेता हूं। लेट अस सपोज वो
पॉइंट क्या है Q, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है Q, तो भाई ये है x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा y प्लस डेल्टा वाई। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है, अगर मैं इसको y से यहाँ पे इस पॉइंट को जोड़ता हूँ तो ये क्या होगा, y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा इस पॉइंट को अगर, और इसी को मैं नीचे ले जाता हूँ और x से जोड़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। नाउ थोड़ा सा ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हम समझते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। ये एकदम स्ट्रेट लाइन में मैंने इसको एक्सटेंड किया है। अच्छा डोंट माइंड, हाँ मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बनाऊंगा बिकॉज मैं यहाँ पे विदाउट स्केल्स बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये जो पोर्शन है पॉइंट Q से लेके एक पॉइंट, लेट अस सपोज ये आपका पॉइंट R है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, डेल्टा वाई। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन y था, देखो ये सीधा चला गया, ये वाला पोर्शन y था तो ये डेल्टा वाई हो गया। तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, यही आपका मिलके जो है ये पॉइंट Q मिला है। वैसे ही जो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन ये क्या हुआ, इसको हम डेल्टा x बोलेंगे। तभी तो ये x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे आके आपको जो है टोटल x प्लस डेल्टा एक्स एक पॉइंट मिला है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि मुझे अगर दो पॉइंट P मैंने लिया है एक्स वाई पे, Q लिया है x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई पे, तो मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस के थ्रू डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मान लो कि मेरा एक लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और वो लाइन कैसे क्रॉस कर रहा है इसको देख लेते हैं। मान लो कि एक लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है और वो लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है कि PQ को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको मैं सीधा बना देता हूँ, ठीक है। ये लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है, फिर सीधा नहीं बन पाया, ठीक है, थोड़ा सा नियरली इट इज स्ट्रेट। तो ये लाइन मेरा क्रॉस कर रहा है जो कि PQ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P और Q दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है। मुझे अगर ये लाइन है ना जो क्रॉस हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 9th क्लास 10th में, तो अगर मैं नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। अगर मुझे इस लाइन का, कौन से लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन PQ मुझे अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, PQ जो लाइन है इसका स्लोप मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सो इट विल बी इक्वल टू टेन थीटा। और आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर, इस सिंस हम लोग ये पॉइंट P और Q के बीच में देख रहे हैं तो कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, PQR, ठीक है। सो इन ट्रायंगल PQR परपेंडिकुलर क्या हो गया, QR, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वाई, एंड बेस क्या हो गया, PR, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा आपका यहाँ पे टेन थीटा, है ना, बिकॉज यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, QR बाई PR, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में लेना है ना, बिकॉज स्लोप हमें इसका निकालना है, ठीक है। अभी देखो डेल्टा वाई को आप कैसे लिख सकते हो, है ना, डेल्टा वाई को आप कैसे लिख सकते हो, तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो डेल्टा वाई को y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि y y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y बचेगा। तो y प्लस डेल्टा वाई से अगर y को माइनस करोगे, ठीक है, ये पूरा क्या है, y प्लस डेल्टा वाई, और उससे अगर माइनस करोगे y को, है ना, ये नीचे वाला पोर्शन, तो डेल्टा y मिल जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या हो गया आपका, इसको फिर से लिख लेते हैं। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, जो कि स्लोप है आपका, वो क्या हो गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई बाई डेल्टा एक्स। ये आपका लेटर सपोज हमने एक इक्वेशन 2 मान लिया इसको, ठीक है। अभी क्या है, इसी पर्टिकुलर फिगर में अब हम क्या मान रहे हैं, अब हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि जो ये Q आपका पॉइंट है ना, ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर ग्राफ पे, कौन सा ग्राफ, y इज इक्वल टू fx, ये जो आपका ब्लू लाइन ग्राफ है, इस पे जो है धीरे 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 मूव करेगा, ठीक है। किसके तरफ मूव करेगा, P के तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अब देखो
जब P के तरफ मूव करेगा तो क्या होगा कि ये Q कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, है ना। धीरे धीरे करके वो P के तरफ मूव करेगा। मतलब क्या होगा, ये जो डेल्टा y है ये और डेल्टा x है, इसकी वैल्यू क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, है ना। तो क्या होगा, आई कैन राइट वन थिंग ना, कि व्हेन पॉइंट Q moves towards P के तरफ अगर Q को मूव करेंगे along the graph, कौन सा ग्राफ, y is equal to fx, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा y will decrease, definitely decrease, है ना। डेल्टा x will decrease, definitely decrease। कहां तक डिक्रीज होगा, जब तक वो इक्वल टू x, y नहीं आ जाता। हम ये नहीं बोल रहे हैं हमें जो है P पर पहुंचना है, हम ये कह रहे हैं Q P की तरफ जो है मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें समझ में आया कि डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, डिक्रीज होगी, ठीक है। और ये डिक्रीज होके किसको अप्रोच करेगी, जीरो को अप्रोच करेगी, अप्रोच टू जीरो। तो जब डेल्टा y की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे देखो y प्लस डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, y प्लस जीरो वाई हो जाएगा। डेल्टा x की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, x प्लस जीरो हो जाएगा x। हमें क्या मिलेगा, p x, y। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, उसको अप्रोच कर रहा है। हमेशा याद रखो ये जो वर्ड आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि Q मूव्स टूवर्ड्स P, तो उसके केस में क्या है, डेल्टा y डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा x डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा y और डेल्टा x डिक्रीज होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा y टेंड्स टू जीरो, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, है ना। और ये जो है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, ठीक है। तो डेल्टा y टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब यहां पे अगर समझो कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब अगर मान लो कि ये एक ग्राफ है, ठीक है। इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे P, एक पॉइंट है यहाँ पे Q, ठीक है। तो Q मान लो नीचे आ रहा है, ठीक है। एक लाइन हमने खींचा हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब Q मूव किया, सेम ग्राफ ले लो, इस पे एक पॉइंट ले लो, Q मूव कर गया, हाँ। तो एक पॉइंट आ गया यहाँ Q, एक पॉइंट आ गया यहाँ पे P। अब देखो, अब P और Q को अगर जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके लाइन कुछ चेंज होगा जो जोड़ रहा है लाइन। फिर से एक और ग्राफ ले लो, सेम ग्राफ को, यहाँ P को ले लो। कब एक समय ऐसा आएगा जब ये पॉइंट P के पास Q अप्रोच कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो P, जो आपका लाइन जाएगा वो P पॉइंट पे टेंजेंट बनाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम जब Q को मूव कर रहे हैं P के तरफ, तो क्या हो रहा है कि लाइन जो है ना वो भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। और जब Q P तक आ जाएगा तो उस समय क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, है ना, मुझे नहीं पता वो कब आएगा, एक टाइम पे वो जो लाइन है वो ये ना होके, और मैं एक दूसरा लाइन बना देता हूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वो लाइन जो है ये ना होके, वो लाइन ये P से इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो P पे वो क्या है, टेंजेंट होगा। तो यहां पे क्या होगा, जब वो P पे टेंजेंट होगा, इसका मतलब क्या है कि दिस पर्टिकुलर लाइन विल मेक अ स्लोप, है ना, टेन थीटा का स्लोप बनाएगा ना, जैसे हमने स्लोप लिया है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा एट P, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P कैन बी रिप्रेजेंटेड हाउ, सो लेट द slope of tangent at P is equal to m, हमने m मान लिया। तो m क्या होगा, m is equal to क्या हो जाएगा भाई, टेंजेंट की वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा y बाई डेल्टा x। यहाँ पे एक लिमिट का टर्म आएगा वेयर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे एक बात को समझो, ठीक है। ये जो लिमिट डिफरेंशिएशन, मैं यहाँ पे आपको लिमिट कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट जरूर बताऊंगा
कि लिमिट में जो वैल्यू नीचे आती है टेंड्स टू जीरो, जो डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू होती है ना, वो हमेशा जो है ना लिमिट, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना। तो ये क्या हो गया आपका स्लोप हो गया, ठीक है। और इसको समझने के लिए ग्राफिकली भी समझो, देखो ये क्या हो रहा है, स्लोप धीरे धीरे एक समय आएगा जब ये लाइन जो है कुछ इस तरीके से, सॉरी, ये लाइन जो है पी से कुछ इस तरीके से भी निकल सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू तो सेम है, डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू जो है ना वो अप्रोच टू जीरो कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, उस पर अगर लिमिट निकालना है तो वो कैसे निकलता है, इट विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब डेल्टा वाई को हमने कैलकुलेट किया था ना, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, है ना। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ठीक है। अभी इसको समझना है, ठीक है। ये जो आप लिख रहे हो ना इक्वेशन नंबर 3 में, ये जो आप लिमिट लिख रहे हो, इसको कैसे पढ़ोगे इसको समझ लो, है ना। हाउ टू रीड वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बाकी नहीं तो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ोगे तो इसको और डिटेल में पढ़ना है। तो कैसे पढ़ोगे, इट इज रेड एज लिमिट ऑफ द रेशियो delta y by delta x as delta x approaches zero and is called the derivative of y with respect to x, ठीक है। और and is written as dy by dx, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ख्याल रखनी है, ठीक है, कि जो ये आप पूरा लिखे हो ना कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये क्या कहलाता है एक्चुअली, इट इज द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस जीरो, इट इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं dy बाई dx, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम किसका, डेरिवेशन हम निकाल रहे हैं किसका, y, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। हमेशा याद रखो हम क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कर रहे हैं, है ना। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इट इज इक्विवेलेंट टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ये क्यों करने की जरूरत हो रही है, उसका बहुत बेसिक रीजन है, बिकॉज y एंड x बोथ आर वेरिएबल्स, ठीक है। अगर x कांस्टेंट होता तब तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन बोथ आर वेरिएबल्स, तो हमें क्या है कि y और x दोनों का के टर्म्स में हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, समझे। तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द टेंजेंट ऑफ लाइन फॉर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट एक्स वाई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया था भाई, आपके पास लाइन कौन सा है, लाइन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, यही आपका कर्व था, ठीक है। और हमें क्या पता है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो y प्लस डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, उसी में सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, क्योंकि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ डेल्टा एक्स होगा। तो y प्लस डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, है ना। तो यहां से इसको सब्सटीट्यूट करो तो क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, एफ ऑफ एक्स डाल दिया, है ना। तो अभी इसी को अगर मैं थर्ड इक्वेशन, जो मेरा इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन, इसमें मैं पुट करता हूं तो क्या निकलेगा मेरा इक्वेशन, इसको देखो। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, x, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम लिखते हैं लिमिट वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, डेल्टा वाई by delta x
और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज हाउ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन जो है y है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना डेरिवेटिव निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर ये डेल्टा y कब आएगा, ठीक है। यहाँ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भाई ये डेल्टा क्या है, तो डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वैल्यू, change in value and sometimes we say a small change in value, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे डेल्टा y कब आएगा, डेल्टा y तब आएगा जब नीचे y आएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, जिसके रेस्पेक्ट में हमें लिमिट निकालना होता है उसके रेस्पेक्ट में हम जो है ना अप्रोचेस टू 0 हम वहाँ पे लिखते हैं। हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, अभी x के रेस्पेक्ट में, सो हम डेल्टा x अप्रोचेस 0 या टेंड्स टू 0 लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला। ये जो है ना यही वाला जो है आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अब कोई बोलता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y करो तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, x बाई y नीचे आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और सॉरी ऊपर में y आ जाएगा, यहाँ x, यहाँ पे y आ जाएगा, है ना। जहां भी x है उसको y कर दो, y है उसको x कर दो, ठीक है। तो जस्ट दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन के बारे में ये इतना बात बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप डिफरेंशिएशन होता क्या है उसको समझो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हमें क्या समझ में आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट P एट x y अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो dy बाई dx होता है, और dy बाई dx को हम इस तरीके से इक्वेशन नंबर 4 के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि भाई डिफरेंशिएशन में हमें ज्यादा कुछ घुसना उसना नहीं है, ठीक है। हमें बस ये चीज देखना है कि कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन फॉर्मूले को आपको समझना चाहिए। उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे आप जो है इन चैप्टर्स, आगे के चैप्टर्स और अभी और इसके बाद के सारे चैप्टर्स में आपको वो फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। जब आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तब उस समय अच्छे से डिटेल में कैसे वो फॉर्मूला आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी इस फॉर्मूले को देखो, समझो और याद कर लो, ठीक है, बिकॉज ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूले से पहले जो है हम फॉर्मूले को देख लेते हैं, लेकिन कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर दोज एजम्पशंस, और इन एजम्पशंस को समझ भी लेना है ना। तो हम पहला एजम्पशन क्या लेते हैं, u एंड v आर टू वेरिएबल्स, अच्छा ठीक है, u एंड v आर टू वेरिएबल्स एंड दे आर आर्बिट्ररी फंक्शंस ऑफ x। मतलब ये जो u एंड v जो हम वेरिएबल्स यूज करेंगे वो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि दे आर द आर्बिट्ररी फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एक एजम्पशन है कि a एंड b आर टू कॉन्स्टेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। तो हमारे पास चार यहाँ पे क्वांटिटीज हैं, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ x, u एंड v आर टू वेरिएबल्स एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। तो अब इनके बेसिस पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो है वो क्या है उसको हम समझते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो है, a नहीं लेता ना, क्योंकि a और b तो क्या है, मैंने कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट लूं तो इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं d बाई डी एक्स
ऑफ ए लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ बी ले लेता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, कोई भी डेरिवेटिव कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड, अगर मैं कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, है ना। थर्ड फॉर्मूला है इसमें कि अगर मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, एन कोई कांस्टेंट है, हाँ, जैसे मैं लिखता हूं ना एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, है ना। तो ये इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इट इज इक्वल टू एन इंटू एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं, है ना। अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे निकालो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के बताओ, तो बहुत सिंपल है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, आंसर क्या आ जाएगा, 2x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का मैं एक एग्जाम्पल दे दिया हूं। ठीक है, वैसे ही फोर्थ फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए यू। अब याद रखना है, हाँ, ए क्या है कांस्टेंट, यू क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ आपको क्या करना है, यू। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए को बाहर कर लोगे, क्यों, क्योंकि ए का जो कोई कांस्टेंट कभी भी डेरिवेटिव में 0 आता है, इसलिए हम कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट का आप कभी जो है डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करते ही नहीं हो, है ना। तो जो आप कांस्टेंट को बाहर ले लो और जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव निकाल लो या उसका डिफरेंशिएशन कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 5 इज, इफ आई से मुझे डी यू बाई डी टी है, उसको रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में, भाई u इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर u इज अ फंक्शन ऑफ x तो u का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कब होगा, जब नीचे में dx होगा। लेकिन यहां तो मुझे क्या मिल गया, dt मिल गया, तो मुझे इसको x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है, du बाई dx कर दूंगा, इनटू सिंस मैंने नीचे में dx से डिवाइड किया है तो dx से मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो देखो आ गया, dx कैंसिल होकर du बाई dt आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे क्या मुझे करना होगा, du, मैं u को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा x के टर्म्स में, जो कि करेक्ट भी होगा। हमेशा याद रखो कि आप x के टर्म्स में तभी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर मान लो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ z लिखोगे और dy बाई dx करोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि y जो है वो फंक्शन ऑफ z है। ठीक है, अगर वो फंक्शन ऑफ x होता तभी आप उसको सॉल्व कर पाते। तो dy बाई dx है तो इसको क्या करोगे, dy बाई dz लिखो इंटू dz बाई dx लिखो, तो अब ये तो सॉल्व हो जाएगा और dz को dx के टर्म्स में सॉल्व कर लो। तो वो मैथमेटिक्स में करेंगे, अभी यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे ये कैसे करेंगे, है ना। वो मैथमेटिक्स में आप अपने आप सीखोगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी आगे का फॉर्मूला देखते हैं। मैंने ये फॉर्मूला कैसे, क्यों जरूरत पड़ रही है फिफ्थ फॉर्मूले को, वो बताने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, व्हाट इज दैट, अगर मैं कहता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये निकालना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सिमिलरली एक फॉर्मूला है, अगर मैं कहता हूं d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, है ना, तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, मैं क्या है u और v को एक जैसा लिख रहा हूं ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली एक एट्थ फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, अगर मैं लिखता हूं डी यू बाई डी वी, अब देखो यहां समझने की जरूरत है। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं u का विथ रिस्पेक्ट टू v। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें लानी होगी। कैसे लाओगे वो, जब u को एक्सप्रेस करोगे dx के टर्म में, तो इसको फिफ्थ वाले फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी
ठीक है। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। तो जब भी डी यू बाई डी वी निकालना है, वेयर यू एंड वी बोथ आर व्हाट, मैंने एजम्पशन ले लिया है, हाँ? इसको इसी के टर्म्स में समझो, दे आर आर्बिट्ररी फंक्शंस ऑफ एक्स। आर्बिट्ररी मतलब क्या है, कोई आर्बिट्ररी मतलब कोई फंक्शन है एक्स का, ठीक है। तो उसको क्या लिखोगे, डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। सेम एक 9th फॉर्मूला होता है, व्हाट इज दैट। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले दूसरे कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑलवेज ई टू द पावर एक्स होगा, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा फॉर्मूला है लॉगरिथमिक फंक्शन का। अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन जो है आप पढ़ने वाले हो किस में, 12th में पढ़ोगे, ठीक है ना। लेकिन तब तक फॉर्मूला समझ लो। ये नेचुरल लॉग को हम लोग ln से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं लिखता हूं ln x तो इट इज इक्वल टू व्हाट, 1/x, ठीक है। तो कभी भी d बाई डी एक्स ऑफ ln x करना हो तो आपको क्या लिखना है, 1/x उसका जो है आंसर लिखना है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। एक d बाई डी एक्स ऑफ लेट अस सपोज u टू द पावर n, ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो देखो x टू द पावर n अगर होता तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, nx टू द पावर n माइनस 1। लेकिन अभी क्या है, हमने u को लिया है। u क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, नॉट x, इट इज नॉट x, इट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्या होता है, n इंटू यू, n माइनस 1 तो रहेगा ही, लेकिन साथ में डी यू बाई डी एक्स भी रहेगा, ठीक है। सिमिलरली एक 12th फॉर्मूला होता है, व्हाट इज दैट 12th फॉर्मूला, इसको मैं ना n लग रहा था, इसको मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला है, वो क्या है, अगर मुझे d बाई डी एक्स ऑफ साइन x निकालना है तो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू कॉस x। ये तो क्या है ना, इसको याद कर लो भाई, है ना, ये काम आएगा, अभी सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है, या डेरिवेशंस में फिजिक्स के काम आएगा। वैसे ही d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x लेना है तो इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन x। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, टेन एक्स, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 16th क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इट इज इक्वल टू 10x sec x। सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ, मैं लिखता हूं कोसेक x, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस कॉट x कोसेक x। ये क्या हो गया आपका, ये मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने बताया कि कैसे आप जो है डिफरेंट फॉर्मूले जो है उनको आप उन डिफरेंशिएशन अगर करते हो डिफरेंट क्वांटिटीज की, तो उसके जो आंसर्स आते हैं 17 फॉर्मूले, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, इसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग इस जो चैप्टर को ओरिजिनली चैप्टर के कंटेंट्स को पढ़ना चालू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ the next part, that is your integral calculus, that we are going to see in our next class. Okay, so thank you very much for listening to me. Have a nice day.